तो आज हम लोग को मौर्य पढ़ना है। कुछ पढ़ के आए हैं? तुम ना तो कभी बोलोगे ही नहीं कि हम नहीं पढ़ के आए हैं। वो तो हम लोग अभी शुरू करेंगे तब पता चलेगा कि आप लोग कितना पढ़ के आए हैं। नहीं तो यही चीज तो होता है। अब रात में कितना बजे तक पढ़ते हैं? हाँ, और 12:30। तुम लोग? नहीं तो एक काम करो, अगर रात में 12 बजे तक जो पढ़ते हो ना वो 10 बजे सो जाया करो, ठीक है? और सुबह आप 5 बजे उठ जाइए। जो वो आप एक्स्ट्रा टाइम जो पढ़ रहे हैं रात में वो आप सुबह में पढ़िए। एक्चुअली क्या होता है ना कि 10 बजे के बाद हम लोग उसको टालते हैं, ठीक है? हम भी स्टूडेंट लाइफ में रहे हैं। वो 10 बजे के बाद क्या होता है ना कि हम लोग वो जबरदस्ती का पढ़ते हैं, बस जबरदस्ती का। उससे बेहतर है कि अगर 4 साढ़े 4 बजे तक हम उठ जाएं और उससे लेके हम 7 बजे तक अगर पढ़ लें तो वो ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए रहेगा। हाँ, कैसे? कैसे नहीं नींद खुलेगा? एक चीज हमेशा याद रखिएगा, एक आपने दोहा पढ़ा होगा, करत करत अभ्यास के जरमति होत सुजान, रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी कि आपको 1 दिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन 15 दिन, लेकिन 16वां दिन से आपका अलार्म बजने की जरूरत नहीं होगी, उतने टाइम में आपकी नींद खुल जाएगी, ठीक है? जैसे हम खुद उठते थे 7 बजे रोज, लेकिन हमको जब दूध लाने का हम टाइमिंग कर दिए 5:45 में, तो अलार्म लगाना पड़ता था कि 5:30 बजे उठ जाएं। अब हमारा रोज नींद 5 बजे खुल जाता है, अलार्म बजने से पहले रोज हम उठ के अलार्म अपना बंद करते हैं डेली। चाहे यहाँ रहे कहीं गए भी रहेंगे, वो 5 बजे का नींद खुल जाएगा। चाहे हम 2 बजे रात में भी सोएंगे ना तो भी इजीली 5 बजे मेरी नींद खुल जाती है। तो कैसे नहीं होगा? देखिए, इम्पॉसिबल स्टूडेंट के डिक्शनरी में होना ही नहीं चाहिए, ठीक है? तो फिर तो आप कह रहे हैं कि नहीं, रिस्क रिस्क का, नो रिस्क नो गेन। अगर आप रिस्क नहीं लेते हैं तो आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा। एक्चुअली रात में तुम लोग जो पढ़ रहे हो ना वो रियलिटी बता रहे हैं, क्योंकि हम खुद पढ़े हुए हैं। हम कभी भी 10:30 के बाद हम कभी नहीं पढ़ते हैं। जैसे हम जब पहली बार नेट क्वालिफाई किए ना तो सब लोग हमसे पूछने आया ना कि फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट हो गया, कितना देर पढ़ते हो? हमने कि 2 घंटा बस। लेकिन 2 घंटा जो मेरा शेड्यूल है ना वो 365 डेज का है। चाहे होली रहे, दिवाली रहे, छठ रहे, लेकिन हम एक टाइम लिमिट कर देंगे कि हमको 2 घंटा पढ़ लेना है। 365 डेज हम पढ़ते थे, तब जाके हम आगे बढ़े, समझ गए? तो इसीलिए वो आपको करना होगा। अगर सफलता चाहिए, हम ये नहीं कर रहे हैं कि 10 घंटा पढ़िए, 10 घंटा वो खींचा जाता है। अगर आप 4 घंटे रोज पढ़ रहे हैं ना, कोई भी एग्जाम आप निकाल लीजिएगा, समझ गए? कोशिश करके देखिए। अभी है ना 15 दिन आप हमारे साथ, 15 दिन तो कोशिश कर लीजिए। एक कहावत आपने सुना है ना, एक शायरी कि कांटा चुभे तो कांटे पे चल के फिर से देखिए, मुमकिन है कोई कांटा ही कांटा निकाल दे। यानी अगर सुई अगर चुभ गया कांटा तो क्या चीज से निकालते हैं? या तो सुई से या कांटा से उस कांटे को निकालते हैं ना। तो फिर अब कांटा चुभ गया तो एकदम पैर लेकर अब बैठे रहिए, तो कभी कांटा नहीं निकलने वाला है, ठीक है? कोशिश करके देखिए, फिर आप बताइएगा। चलिए हेडिंग डालिए, मौर्य साम्राज्य। कब से कब तक है मौर्य साम्राज्य? आ 322 या 321, 322 भी मिलता है और 321 भी मिलता है, ठीक है? से लेके 185, कहीं कहीं 184 मिलता था, लेकिन अब वो नहीं माना जाता है। अब जनरली माना जाता है 321 से लेके 185 ईस्वी पूर्व, ठीक है? लिख लीजिएगा, 321 से 185 ईस्वी पूर्व। 22, 23, 24 सब भूल जाइए। जो एक्सेप्टेड डेट है बस उसी को ध्यान रखना है।
ठीक है, जानकारी सब रखिए कहाँ कहाँ मिलता है, लेकिन जब कोई पूछे तो बेहिचक आपको 321 से लेके 185 ईस्वी पूर्व भी मौर्य साम्राज्य का डेट रखना है। ठीक है, पहला पॉइंट लिखिएगा, प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। पहली बार भारत में जो कहा जाता है कि पूर्णतः एक साम्राज्य की स्थापना होती है, वो मौर्य काल में होता है, यानी प्रथम अखिल भारतीय साम्राज्य। अब हेडिंग डालिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य। इसका डेट लिख लीजिएगा इसके बगल में, 321 टू 298 BC, यानी ईस्वी पूर्व। लिखिए इसमें पहला पॉइंट, विशाख दत्त के कौन सा ग्रंथ लिखा था? मुद्रा राक्षस। विशाख दत्त के मुद्रा राक्षस से यह जानकारी मिलती है, मुद्रा राक्षस से यह जानकारी मिलती है कि कौटिल्य, जानकारी मिलती है कि कौटिल्य या चाणक्य, दोनों भी नाम हम लोग लिख सकते हैं, या कौटिल्य लिख सकते हैं या चाणक्य लिख सकते हैं, दोनों ही हम लोग नाम लिख सकते हैं। ठीक है, चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य की मदद से किसका सर्वनाश किया था? धनानंद का सर्वनाश कर दिया था। नेक्स्ट पॉइंट, यूनानियों ने इसे क्या कहा है? और एस्ट्रो, एंड्रोकोटस तो जान रहे हैं, एस्ट्रो तो हम नहीं पढ़े हैं, एंड्रोकोटस होता है। ठीक है, तो सेंड्रोकोटस कौन कौन कहा है? सेंड्रोकोटस, सेंड्रोकोटस कौन कौन कहा है? एक एक करके बोलना, सब एक साथ मत बोलो। जस्टिन और प्लूटार्क एंड्रोकोटस कहा है, सेंड्रोकोटस नहीं कहा है। जस्टिन और नहीं, और भी है। क्यों मेगास्थनीज फेमस नहीं था? एस्ट्रेबो फेमस नहीं था? एरियन फेमस नहीं था? तो कह रहे हो कि जस्टिन से फेमस था। चारों नाम लिख लो, सैंड्रोकोट्स करके लिख लो, मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन, ये चार यूनानी रहते हैं जो इसको सैंड्रोकोटस कहते हैं। ठीक है, मेगास्थनीज, एस्ट्रेबो, एरियन एवं जस्टिन लिख लिए। कहां छूटा? सेंड्रोकोटस लिख लेना, उसके हाइफन देके लिख लो, मेगास्थनीज, स्ट्रेबो, स्ट्रेबो, एरियन, एरियन 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 और जस्टिन, जस्टिन, ये चार लोग रहते हैं जो इनको सेंड्रोकोटस कहते हैं। ठीक है, कहीं ऐसा नहीं कि सेंड्रोकोटस लिखने में सेंड्रोकोटस। ठीक है, अब है
अगला हाइपन देखे एंड्रोकोटस, से के जगह पे ए हो जाएगा, ठीक है। एंड्रोकोटस कौन कहता है? और जब जस्टिन सेंड्रोकोटस कहेगा तो फिर काहे के कहेगा एंड्रोकोटस? तुम लोग फिर बोले थे कि हम पढ़ के आए हैं। तुम लोग रोज रोज कहते हो कि हम पढ़ के आते हैं। एपियन, एरियन नहीं है, एपियन। एपियन और प्लूटार्क, ये दो लोग रहते हैं जिन्होंने इसको एंड्रोकोटस कहा है, ठीक है। प्लूटार्क, प्लूटार्क, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अप्पियानस, अप्पियानस लिख लोगे? अप्पियानस ने, ये कौन था? नाम ही से लग रहा है कि विदेशी तो है ही। यूनानी लेखक था ये, ठीक है। वो तो नाम से ही, अब हम जस्टिन बोलेंगे तो थोड़ी कहोगे नहीं भारत का नाम है। अप्पियानस ने 305 ईस्वी पूर्व में, 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य और किसके मध्य युद्ध हुआ था? सेल्यूकस निकेटर, चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के मध्य, सेल्यूकस निकेटर के मध्य युद्ध का वर्णन किया है, युद्ध का वर्णन किया है जिसमें चंद्रगुप्त की जीत हुई। नेक्स्ट पॉइंट, युद्ध के पश्चात क्या होता है? और 3 प्रांत मिलता है, 4 तो सबको ही पढ़ा था, तो वो घटा कैसे दिए? 4 प्रांत मिलता है और पुत्री का विवाह किया जाता है, ठीक है। लिखिए, तो ये को मत घटाओ प्रांत। दहेज में उस समय बार्गेनिंग नहीं था। रहने दो विवाह के विरुद्ध। देखते हो शादी विवाह में देखोगे सबसे ज्यादा क्या होता है कि लड़का का जो बहनोई होगा या मामा होगा बहुत उछलते हैं लोग। उनके उछलने से क्या होता है? शादी तो होती ही है। विरोध में रहने दो। तो 4 क्षेत्र उनको मिलता है। तो लिखिए, युद्ध के पश्चात सेल्यूकस की पुत्री, सेल्यूकस की पुत्री कौन थी? हेलेना। छोड़ दो नाम, हेलेना जान याद रखो, बाकी नाम आप भूल जाइए, छोड़ दीजिए उसको। कहीं नहीं मिलता है वो ज्यादातर नाम, आप कंफ्यूज कर जाइएगा। पढ़े हैं ना आप, जो फेमस नेम है उसी को याद रखिए। जनरली बुक्स में सिर्फ हेलेना छोड़ के, कौन सा बुक है? नोट्स वाला मत दिखाना, नोट्स छोड़ के। छोड़ो, लूसेंट बुक नहीं है और केबीसी नैनो बुक की गिनती में आप मत रखिए, वो नोट्स है। हाँ, क्राउन का जो जो किताबें हैं जो लिटरेचर ऑब्जेक्टिव नहीं है, उन किताबों को आप बुक की श्रेणी में रखिएगा। चलिए लिखिए, लेकिन हेलेना लिखिए, छोड़ दीजिए उस नाम को। हेलेना से विवाह तथा, हेलेना से विवाह तथा
चार प्रदेश, चार प्रदेश कौन कौन था? आर्कोसिया, आर्कोसिया, ये किसका नाम है? आर्कोसिया। आ कांधार, आ कांधार, कौमा पेरोपनिसडाई, पेरोपनिसडाई, ठीक है। ये किसका नाम है? काबुल, कोस्ट में लिखिएगा काबुल। एडिया, ये किसका नाम है? हेरात, कोस्ट में लिखिएगा। और जेड्रोसिया, जेड्रोसिया, ये किसका नाम है? मकरान तट, कोस्ट में लिखिएगा मकरान तट। हेरात, हेरात और जेड्रोसिया यानी कि मकरान तट। और इन चारों क्षेत्र को क्या कहा जाता था? सब पढ़ के आए हो तुम लोग। लिखो, जिसे एरियाना का क्षेत्र कहते हैं, एरियाना, हाँ, जिसे एरियाना का क्षेत्र कहते हैं, प्राप्त हुआ। ये तुम सही बात बोली हो कि नहीं दिया हुआ है, बहुत सारे बुक्स में हम भी देखे नहीं दिया हुआ है। जैसे जितने पॉइंट्स हैं, सारा पॉइंट जो तो हम आपको लिखा रहे हैं किसी एक किताब में नहीं मिलेगा। तो जाहिर सी बात है कि आप एक किताब पढ़ के आइएगा। इसलिए ये जवाब आपका सही है कि हाँ, सब एक में नहीं दिया हुआ है, मुझे भी पता है, क्योंकि हम 5-6 वो किताब टेबल पर रखे हुए हैं, तो मुझे पता है कि 6 किताब में से कुछ इसमें से पॉइंट उठा रहे हैं, कुछ इस पे, क्योंकि हमको सॉर्ट करना है। पॉइंट्स सारे आए, अगर इसको इलेबोरेट करते तो हर एक मतलब कम से कम ये 10 लाइन का जाता। क्योंकि ये बहुत शॉर्ट किया हुआ है, 4 प्रदेश मिले, कौन कौन से थे उसका नाम देते गए, कॉमा देके हो गया। क्योंकि देखिए 2-3 लाइन में आपको ये 10 लाइन का मटेरियल लिखवा दिया गया, ठीक है। तो इसी तरह से शॉर्ट किए हैं, वो पता है, हम भी देखे हैं, 2-3 किताब में नहीं है, अच्छे अच्छे किताब में नहीं है, दृष्टि में नहीं है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटार्क के वर्णन से यह विवरण मिलता है। प्लूटार्क, प्लूटार्क के वर्णन से यह विवरण मिलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कितना हाथी गिफ्ट में दिया था? 500 हाथी दिया था। अच्छा, चंद्रगुप्त मौर्य पर जो चाणक्य की नजर पड़ती है, तो वो कौन सा खेल खेल रहा था? राजकिलम, लिख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य पर चाणक्य की नजर जंगल में राजकीलम नाटक करते हुए पड़ा। राजकीलम,
नाटक करते हुए पढ़ा। यानी ये नाटक कर रहा था राज की इलम, उस समय ही ये उसको देखता है और इसको लगता है कि नहीं ये मेरी महत्वाकांक्षा को पूरा कर सकता है। तो वही देखिए क्या होता है ना कि जैसे आप कोई चीज नहीं कर पाए तो पहले के, जैसे अभी के गुरु को छोड़ दीजिए, पहले के गुरु क्या होते थे कि अगर उनका कोई ख्वाब अधूरा रह गया तो वो अपने बच्चों में उस ख्वाब को देखते थे। हमारे एक टीचर थे, जब हम दिल्ली में एडमिशन के लिए सोच रहे थे तो हमको बोले ना कि तुम फॉर्म अप्लाई कर दो। हम बोले सर होगा, ऑल इंडिया से सिर्फ 15 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा, पूरे इंडिया से भारत सरकार पूरा खर्च देगी। तो बोले कि देखो 40 साल पहले हम भी अप्लाई किए थे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ था। उस समय वो पूरे बिहार के डायरेक्टर थे, ठीक है। मतलब सोचो पूरे बिहार के डायरेक्टर होते हुए भी वो अपने जमाने में उस जगह पे नहीं पढ़ पाए। हमको बोले तो अप्लाई कर दो। हम भी एक हेजिटेशन था कि पता नहीं होगा कि नहीं, सर बोल रहे हैं, हमने पैसा नहीं है मेरे पास। बोले कि हम फॉर्म भी मंगा देते हैं, ठीक है। 250 रुपया का फॉर्म था, मेरे टीचर वो फॉर्म भी मंगा दिए मेरे लिए, बोले कि भर दो। हम बोले कि चलो जब फ्री में भरना है भर देते हैं फॉर्म, ठीक है। गए जब एग्जाम देने के लिए तो बोले कि जाओ हम वहाँ बोल देते हैं। तो हमको लगा कि भाई पता नहीं बोलेंगे कि नहीं, कोई रिलेशन तो था नहीं, एक टीचर और स्टूडेंट का हैसियत था। हमको बोले तो हम जब दिल्ली गए, पहली बार दिल्ली उसी समय गए एग्जाम देने के समय, जब हम नेशनल म्यूजियम घूमने गए तो वहाँ का डायरेक्टर मुझे रिसीव करने आया घुमाने के लिए। सोचो एक बच्चे को जो फ्रेशर अभी एमए पास आउट करके गया, उसको इंडियन नेशनल म्यूजियम का डायरेक्टर आ रहा है रिसीव करके घुमाने के लिए। सोच सकते हो एक बच्चा जो अभी कहीं दुनिया नहीं देखा उसके लिए डायरेक्टर आया विदाउट मुझे वो म्यूजियम घुमा के गए वहां पे एग्जाम दिए, इंटरव्यू में तैयारी करके बहुत गए थे। हम शुरू से देखो फ्रैंक बोलने में हमको यही लगता है ना कि क्या करेगा, नहीं सिलेक्शन ना करेगा, उससे ज्यादा तो मेरा कुछ नहीं करेगा। वहां इंटरव्यू जब चला तो क्वेश्चंस पूछता गया, हम रिलैक्स से पहले डरते डरते हम रिलैक्स से कुर्सी पर बैठ गए, पूछ साले जितना पूछना है, अब तो ये नहीं करेगा। 44 मिनट तक इंटरव्यू चला मेरा। देखो फंसे कहां जाके कि साउथ इंडिया से क्वेश्चन पूछा, चूंकि हम सिलेबस में पढ़े थे तो हम सीधे बोले कि सर सिर्फ एग्जाम पास करने के लिए मैंने साउथ इंडिया पढ़ा था, सॉरी सर नहीं बता पाएंगे। फिर उसके बाद भी वो नहीं रुका क्योंकि वो मिस्र से क्वेश्चन पूछा। उसका रीजन पता है क्या था? एक्सपर्ट 7 थे जिसमें से 6 लोगों ने सिर्फ नाम पूछा, नाम क्या है, मैंने बोला दिलीप कुमार, इंटरव्यू ओवर। 7वां था डीयू का प्रोफेसर डीके भट्टाचार्य जिन्होंने अपना पीएचडी फ्रांस से किया था, और प्री हिस्ट्री यानी प्राग इतिहास का प्रकांड विद्वान। चिढ़ इसलिए गए इतना बड़ा कोई सेटर कैसे हो सकता है कि पूरा एक्सपर्ट मैनेज कर ले। चूंकि सर का फोन गया था, सारे उनके अब स्टेट लेवल के कोई ऑफिसर रहे तो थोड़ी है कि कोई उसकी बात काटेगा। उन्होंने क्या किया कि इतना इंटरव्यू में परेशान किया, हम सोचे कि अब नहीं सिलेक्शन होगा, लेकिन फिर भी डरे नहीं। 44 मिनट तक सोचे कि अब छोड़ो होना तो है नहीं, पूछ जितना पूछना है, बताते गए। लेकिन अंत में क्या हुआ कि उन्होंने पहला वेटिंग मुझे रख दिया, क्योंकि वो बोले जब एडमिशन हो गया मेरा तो बोले कि देखो तुम्हारा हम एडमिशन करना नहीं चाह रहे थे। हमने क्यों सर? तो बोले कि पहली बार मुझे लगा कि कोई बच्चा 7 में से 6 एक्सपर्ट कैसे मैनेज कर सकता है। हम बोले सर हम मैनेज नहीं किए थे, हमारे एक सर थे उन्होंने बोला कि तुम जाओ मेरे बिहाफ में, हम नहीं किए, तुम पढ़ के आओ। और समझ सकते हो कि हमारे टीचर अभी वो हैं, बॉन्ड वो मेरा खुद भरे थे। अगर हम कोर्स को छोड़ के आते हैं तो जो 4 लाख रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भरना था वो हमारे टीचर को भरना पड़ता। जिस समय हम जा रहे थे पढ़ने के लिए, हमको बोले कि देखो आज से वहां जा रहे हो, लोग जानेंगे कि इनका स्टूडेंट है, कोई वैसा काम मत करना कि मेरी बदनामी हो। देखो एक गुरु शिष्य परंपरा चली है, लेकिन अब वो परंपरा धीरे धीरे खत्म। ना वैसे बच्चे मिल रहे हैं, ना वैसे टीचर मिल रहे हैं। अगर हम ईमानदार हैं, लेकिन हमारे जो स्टूडेंट्स रहेंगे वो सिर्फ फायदा देखना चाहेगा कि हमको सर से कितना फायदा मिल जाए। लेकिन देखिए चंद्रगुप्त मौर्य के केस में ऐसा नहीं था। चाणक्य को लगा कि ये मेरे लिए कर सकता है, उन्होंने किया। हमारे टीचर की वजह से मेरा बहुत सारा काम ऐसे ही हो जाता है। जैसे पीएचडी करने गए, जिसके अंडर में करने गए, हम उस टीचर को भी नहीं जानते थे, सिनॉप्सिस लेके गए, बोले कौन तैयार किया? मैंने सर करवाए थे, लो रख दो जाओ, सिनॉप्सिस सेलेक्ट हो गया। मतलब इस टाइप से हुआ मेरे साथ कि देखो मेरे टीचर ने मुझे हर पल सपोर्ट किया, लेकिन सपोर्ट वैसे लेवल पे किया कि हाँ तुमको भी ऐसा नहीं कि अपाहिज बना दे। जैसे पहली क्लास मेरी जब हुई थी तो उस मेरी क्लास में 4 डायरेक्टर और 80 स्टूडेंट बैठे हुए थे। 4 डायरेक्टर, सोचो बिहार लेवल के। हमको भी नहीं पता था कि मुझे पढ़ाना है। इंडस वैली का टाउन प्लानिंग का पावर पॉइंट लगा दिया,
सर बोले कि हम पढ़ाएंगे, जैसे लगा हुआ है कि हम आने लगे, उतरने लगे स्टेज से, ऑडिटोरियम में, पटना म्यूजियम के ऑडिटोरियम में थे, क्लास ले रहे थे, तब उतरने लगे। बोले कहाँ जा रहे हो? मैं सर बैठते हैं, आप पढ़ाइएगा ना। नहीं नहीं तुम शुरू करो। सोचो कि क्या स्थिति रही होगी उस बच्चे की कि जो कभी पढ़ाया नहीं हो, उसके सामने 4 डायरेक्टर बैठे हुए हैं। तो देखो ये होता है आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा। वो बोले कि मुझे पता है कि तुम कर सकते हो, जहां फंसोगे हम है ना। सिंपल सी चीज हुई। 2.5 घंटे की क्लास में हम कहीं नहीं फंसे। जब नहीं फंसे तो एक काशी प्रसाद रिसर्च इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर थे, चिढ़ गए कि बच्चा पढ़ा रहा है, एमए पास करके, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो क्वेश्चंस पूछना शुरू किए। तो जाहिर सी बात है कि अरे बच्चा कितना देर तक झेलेगा उस हमले को जो डायरेक्टर का है। तो हम थोड़ा सा घबराएं। सर आ गए सामने सपोर्ट में, पूछिए, हमसे पूछना है आपको। नहीं नहीं सर आपसे नहीं, क्योंकि वो उनके भी सीनियर थे। बोले नहीं, तो बोले कि जब बच्चा कोशिश कर रहा है तो आप इसको सपोर्ट कीजिएगा ना। तो देखिए ये होता है गुरु शिष्य परंपरा। और आज के डेट में जैसे हम हमेशा कहते हैं कि गुरु शिष्य जो परंपरा होती है ना, सबसे निस्वार्थ परंपरा होती है, लेकिन उसको कुछ गुरु लोग बर्बाद कर दिए, कुछ शिष्य बर्बाद कर दिए। यानी कि जो कहेगा कि उससे फायदा ले लो बस। तो देखिए चाणक्य भी अगर सोचता कि चंद्रगुप्त मौर्य से हमको फायदा लेना है तो वो इतना आगे नहीं बढ़ता। और आज के डेट में आप चाणक्य को याद नहीं करते। उसने क्या किया, अपने सपने को आपकी आंखों में डाल दिया। और एक बच्चा जो जंगल में खेल खेल रहा है उसको बना के चक्रवर्ती सम्राट घोषित कर दिया। यानी आपके अंदर की एबिलिटी को वो आगे करके और आपको वो आगे कर देगा। बहुत सारी घटनाएं होती हैं ना, मेरे साथ बहुत ऐसा हुआ है। पहली बार हम श्रीलंका में थे जब, तो एक सेशन में मुझे चेयर करना था। तो एसी लगभग 16 डिग्री का टेम्परेचर था, जैसे भी है ना, हमको पसीना बहुत आ रहा था। तो मेरे पास साथ एक नेपाल की प्रोफेसर थी, तो हिंदी में हमसे बोल रही है ना कि लगता है कि पहली बार तुम कुर्सी पर बैठे हो। तो हम बोले कैसे मैडम? सीनियर प्रोफेसर थी, हम 2013 की बात बता रहे हैं। तो बोल रहे हैं कि एसी 16 डिग्री है, तुमको पसीना आ रहा है। हम बोले कि मैडम सबसे बड़ी बात है कि एक तो हिंदी मीडियम से बचपन से पढ़े, एमए तक हिंदी मीडियम, और अगर विदेश में आपको सेशन में चेयर पर्सन बनना है तो कंप्लीटली इंग्लिश में बोलना है। हमको ये डर था कि हम बोलेंगे क्या, लेकिन जिन्होंने बताया, सीनियर प्रोफेसर थी, अरे मम्मी लोग की उम्र की थी, तो भाई जाहिर सी बात है कि एक बच्चे की तरह बताया कैसे कैसे करना है, और रियलिटी था कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर गए हम। देखो सीखने की टेंडेंसी आप अपने अंदर हमेशा रखिए, ईगो हमेशा घर पे छोड़ के आइए। जब सीखना है तो स्टूडेंट भी हम लोग का रहता है, कुछ सिखा रहा है हम सीख लेते हैं, हमारे अंदर कोई ईगो नहीं है। तुम डे फर्स्ट जो देखोगे ना मुझे, और लास्ट क्लास में भी देखोगे ना, मेरा एक ही रूप रहेगा, कोई चेंजेस नहीं, ठीक है। तो वैसे ही हम जैसे गुरु शिष्य परंपरा पढ़ते हैं, अगर चाणक्य को देखें, हमारे टीचर भी वैसे मिले जो मुझे यहां तक लेके चले आए। आज ठीक है दुनिया के नजर में बहुत बड़े विद्वान हैं, लेकिन आज भी अगर कुछ बहुत बड़ा जगह पे मुझे बोलना रहता है तो हम सब कुछ तैयार करके अपने सर के पास जाते हैं। अभी भी आज के डेट में सर देखिए तो बोलेंगे अरे तू तो लोग का करेक्शन करता है। सर लोग के लिए विद्वान है, अपने लिए नहीं है। आप देख लीजिए ना कि इसमें से कितना कितना मुझे बोलना है। तो देखो इससे क्या होता है, एक तो तुमको ब्लेसिंग्स मिल गई अपने टीचर की, तो जाहिर सी बात है जहां आशीर्वाद मिल गया तो आपको कोई रोक सकता है? कभी नहीं रोक सकता है। दिखा के आएंगे, इसके बाद जाओ इंटरनेशनल मंच पे बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमेशा याद रखिए कि सीखने की टेंडेंसी आपके अंदर होनी चाहिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य के अंदर टेंडेंसी थी, गुरु मिला चाणक्य, बन गए, जंगल से उठाकर रोड से उठाया और आपको पूरा भारतवर्ष का एक छत्र सम्राट बना दिया। नेक्स्ट पॉइंट पे आइएगा। चंद्रगुप्त मौर्य की शिक्षा दीक्षा कहां हुई थी? तक्षशिला विश्वविद्यालय में हुई। नेक्स्ट पॉइंट, जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को, जस्टिन ने चंद्रगुप्त की सेना को क्या कहा था? डाकुओं का गिरोह कहा है, डाकुओं का गिरोह कहा है।
इसके अनुसार चंद्रगुप्त के माध्यम से, चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने इसके अनुसार चंद्रगुप्त के माध्यम से भारतीयों ने अपनी गर्दन से दास्ता का जुआ उतार फेंका। हाँ, जैसे देखिए दास्ता मतलब पता नहीं, हम तो दो किताब पढ़े तो दो में यही था, गर्दन ऑब्लिक पैर कर दीजिए, दोनों में से जो पूछ दे। अगर आप, क्योंकि हम दो किताब में देखे हैं तो उन्होंने अपनी गर्दन से, क्योंकि उतार के फेंके पैरों से जंजीर फेंका जाता है, ठीक है। तो दास्ता का देखिए, दास्ता को तो उतार के फेंक दिया है, तो गर्दन ऑब्लिक करके पैर लिख लीजिए। अगर आप दो किताब देखे हैं तो, क्योंकि हम किताब में पैर नहीं देखे, हम गर्दन देखे हैं। हाँ तो ठीक है, दास्ता के गर्दन ऑब्लिक पैर कर दीजिए ना, दोनों चीज हो गया। देखिए मेन जो मोटो था कि वो दास्ता की जंजीर से बाहर निकल रहा है, वो गर्दन निकले या पैर निकले, बस आपको दास्ता से आप मुक्त तो हो रहे हैं, ठीक है। प्लूटार्क के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, प्लूटार्क के अनुसार, हाँ प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त ने 6 लाख की सेना लेकर 6 लाख की सेना लेकर 6 लाख की सेना लेकर पूरे भारत को रौंद दिया, पूरे भारत को रौंद दिया। नेक्स्ट पॉइंट, मिलिंद पन्हों में चंद्रगुप्त मौर्य और किसका युद्ध का वर्णन मिलता है? चंद्रगुप्त और एक तो बता दी, सही बोली, और राजा नहीं था। अब बताओ, तुम लोग का गेसिंग खत्म हो गया। तो था उसका जो सेनापति था भद्रसाल, उसका इन दोनों के युद्ध का वर्णन मिलता है। लिखिए, मिलिंद पन्हों में चंद्रगुप्त मौर्य और धनानंद तथा उसके सेनापति भद्रसाल के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है, के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म का समर्थक था, जैन धर्म का समर्थक था। इसकी मृत्यु जैन रीति रिवाज, कौन सा विधि कहते हैं? कोष्ठ में लिख लीजिएगा, संलेखना पद्धति द्वारा, जैन रीति रिवाज, कोष्ठ में संलेखना विधि द्वारा
कर्नाटक के कौन सा जगह है, श्रवणबेलगोला में हुआ था। श्रवणबेलगोला में हुआ था। ये दक्षिण भारत किसके साथ गया था, लिखिए। यह जैन मुनि भद्रबाहु के साथ दक्षिण भारत गया था। दक्षिण भारत गया था। आ? तो वही तो इसको लेके दीक्षित करके ले गया था। इसके बाद वो इसकी नेक्स्ट पॉइंट, इसकी मृत्यु कब हुई, 258 सही है, 300 पे मत जाओ, 298 ईस्वी पूर्व। इसकी मृत्यु हाइपन देके 298 BC, 298 ईस्वी पूर्व। नेक्स्ट पॉइंट, इसके काल में प्रथम जैन संगीति किसकी अध्यक्षता में हुई थी, कहां हुई थी, पाटलिपुत्र, वैशाली नहीं। प्रथम जैन संगीति पाटलिपुत्र में स्थूलभद्र की, स्थूलभद्र की अध्यक्षता में हुआ, जिसमें 12 अंग की रचना हुई। जिसमें 12 अंग की रचना हुई। जो रचना हुई लिखो, बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो, 12 अंग लिख लो, 14 उपांग है, सही है, ठीक है। नेक्स्ट, इसके दरबार में कौन आया था, मेगास्थनीज आया था। इसके दरबार में मेगास्थनीज आया था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जिसके द्वारा लिखे गए इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। इंडिका में पाटलिपुत्र के बारे में बताया गया। नेक्स्ट पॉइंट, मुद्रा राक्षस में वर्णित है कि चंद्रगुप्त का साम्राज्य कैसा था, चतुः समुद्र पर्यंत था। इसका साम्राज्य चतुः समुद्र पर्यंत था। चतुः समुद्र पर्यंत था।
चतुः का मतलब, और समुद्र, समुद्र पर्यंत, यानी 4 समुद्रों के एरिया में ये घिरा हुआ था। यानी चारों तरफ समझ जाइए कि पूरा इसका जो एरिया था वो इतना लार्ज था कि इसकी सीमाएं 4 समुद्र को छू रही हैं। ठीक है, तो आप जान रहे हैं कि सबसे बड़ा अगर कोई साम्राज्य बना है भारत के इतिहास में तो वो चंद्रगुप्त मौर्य के समय ही बना है, ना उससे पहले कभी बना है। क्योंकि अशोक क्या किया था, अशोक सिर्फ उसको बना के रखा, कोई इलाज नहीं किया था, कहीं भी वो विस्तार नहीं किया, उसको सिर्फ बना के रखा और उसके बाद से उसकी सीमाएं घटते चली गई है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं मेडाइवल में कि दिल्ली पे मतलब पूरे भारत पे मुगलों ने शासन किया, नहीं, ये गलत हम लोग पढ़ते हैं। मुगलों का शासन सिर्फ दिल्ली के क्षेत्र पे था, जो ये उत्तरी भारत जो होता है उस पे था, दक्षिण भारत पे उनका शासन नहीं था। लेकिन चूंकि इतिहास जो लिखा गया है, जब आप पूरी तरह इतिहास को पढ़िएगा तो देखिएगा कितना बेवकूफ बनाया लोगों ने इतिहास लिख के कि वो गलत लिखा गया है। मान लिया गया जब जब दिल्ली कैपिटल इसका होता है जब यहां, तो लोगों ने ये मान लिया कि जो दिल्ली पे शासन कर रहा है यानी वही देश पे शासन कर रहा है, इसी के तहत ये कहा गया। लेकिन जब चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं तो वो सिर्फ दिल्ली के आसपास का क्षेत्र नहीं था, वो संपूर्ण भारत पे था, जिसका प्रमाण मिल रहा है अशोक के अभिलेख। आप देखिएगा अशोक के अभिलेख कहां से नहीं मिल रहे हैं, हर एक स्टेट से मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हर एक स्टेट में अगर आपका शिलालेख सब मिल रहा है, इसका मतलब है कि आपका वहां पे है। और मुख्यतः जो अशोक के अभिलेख क्या हैं, मोरालिटी की बातें करता है। अगर आप पढ़िएगा तो कहता है कि अपने बड़ों की इज्जत करनी चाहिए, गुरुओं का इज्जत कीजिए, बच्चों हिंसा नहीं करिए। ये सब क्या है, ये सिर्फ मोरल इंस्ट्रक्शन है। यानी एक राजा अपनी प्रजा को अपने पुत्र की तरह देख रहा है और कोई भी पिता नहीं चाहता है कि मेरा पुत्र बिगड़ जाए। किसी का भी, अगर किसी के फादर अगर नशा करते होंगे तो कभी सोचते हो कि वो अपने बेटा को सोचेगा कि वो नशेड़ी हो जाए? कभी नहीं। वो कितना बड़ा नशेड़ी हो उससे नहीं मतलब है, लेकिन बेटा को सोचेगा कि नहीं इससे छुए भी नहीं इसको, नशा करना तो बहुत दूर की बात है। ठीक है, तो ये चीज तो उस समय जो यहां इनका एविडेंसेस मिल रहा है, चूंकि ये पूरा, और उसी समय आप जानते हैं कि सेंट्रलाइज अशोक आता है, तो सेंट्रलाइज एक शासन केंद्रीकृत शासन व्यवस्था आता है, सेंट्रलाइज पावर। तो सेंट्रलाइज पावर कब चलेगा? जब आपका राजा मजबूत रहे। जैसे अभी 2024 के इलेक्शन से पहले मोदी जी को आप देखते होंगे बहुत उछल रहे थे, अब आप देख रहे हैं सेंट्रलाइज पावर खत्म हो चुका है। अब जान रहे हैं कि त्रिंग ब्रिंग करेंगे तो दूसरा पार्टी हटाएगा, आप प्राइम मिनिस्टर नहीं रहिएगा। यानी अब आप दबाव की राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले क्या था, आप निरंकुश हो चुके थे, जो मन किया वो किए। अब कहां टीवी पे रोज आ रहे हैं? तो देखिए ये होता है साम्राज्य। यानी जब आपके पास शक्तियां अपार हो तो आप किसी को नहीं समझिएगा। उदाहरण इसलिए दिए, जो लोग बीजेपी का समर्थक होगा उसको बुरा लगेगा, उदाहरण इसलिए दिए ये बताने के लिए कि जो सेंट्रलाइज पावर होता है, यानी आपने देखा होगा अभी 2024 से पहले यहां कि अगर रेलवे का भी उद्घाटन करना है तो मोदी ही करेंगे। भाई रेल मंत्री काहे के लिए है? झुनझुना बजाने के लिए तो नहीं है। हेल्थ का कुछ होगा वही करेंगे, इसरो में कुछ होगा तो वही करेंगे, खेल में होगा तो वही करेंगे। इसके अलावा कोई दिख रहा था आपको? जैसे अपने यहां बिहार में देख लो, कुछ अच्छा काम होगा वो नीतीश कुमार करेंगे इसके अलावा कोई मंत्री? क्योंकि सेंट्रलाइज पावर उनके पास है, वो जब चाहेंगे जो कर सकते हैं। यानी अभी भी वो पावर का केंद्र है। तो देखिए मौर्य काल में ये पावर का केंद्र बनते बनते जब साम्राज्य हुआ तो सेंट्रलाइज पावर हुआ, तो जाहिर सी बात है ये होगा ही। और जब सेंट्रलाइज पावर होगा तभी राष्ट्र का विकास होता है, क्योंकि उसको अपने कुर्सी गंवाने का डर नहीं है। और राज्य का विकास नहीं होता है, जब आपका राजा कमजोर हो तो कहां से विकास करेगा? वो अपना बचाएगा कि आपका विकास करेगा? कहीं भी आप देखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा बिंदुसार। देखिए कलिंग जीतने की जो बात हुई, कलिंग उस समय जीता नहीं गया था। ठीक है, चूंकि चंद्रगुप्त मौर्य का क्या था कि वो युद्ध विजय पे ज्यादा नहीं ध्यान दे रहा था,
जब आपके पास पावर बहुत हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली बहुत सारे लोग आपके समर्थन में आ जाएंगे। ठीक है, युद्ध के लिए कौन गया है? तो पहली बार गया है तो अशोक गया है। उससे पहले आप देखेंगे तो धनानंद, इसलिए वो मौर्य के अंतर्गत था क्योंकि धनानंद के समय वो उसको हरा चुका था। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब ये धनानंद पे जब कर रहे हैं, यानी जब मौर्य साम्राज्य आ रहा है, तो जितना जीता हुआ प्रदेश ऑटोमेटिकली हो जाएगा। बिंदुसार के समय वो अलग हुआ, युद्ध से नहीं जीता था, चूंकि ये मौर्य साम्राज्य का ही अंग था। लेकिन बिंदुसार का आप जानते हैं कि वो सबसे कमजोर था। लेकिन जैसे अशोक आता है तो जाहिर सी बात है कि वो बहुत पावरफुल था, तो वो चाहा कि नहीं, अगर वहां पे हमको उसमें है तो वो उसको अधिग्रहण, क्योंकि अगर वो साम्राज्य का क्षेत्र नहीं होता तो अशोक का अभिलेख कहां से जाता वहां। और जो सीरियल वाला छोड़ दीजिए, सीरियल को आप भूल जाइए, क्योंकि अगर सीरियल जो देखे होंगे अशोक का, उसमें कलिंग की राजकुमारी को दिखा दिया अशोक के साथ पहले ही, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। वो सीरियल वालों को छोड़ दो, और सीरियल में अशोक को इतना सुंदर दिखाया है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मूवी में ना दिखाया, हम सीरियल की बात कर, सीरियल में भी जो दिखाया है उसको क्या नाम है, किसका? नहीं, डांसर नहीं, वो एक सीरियल आता था ना, देवों के देव महादेव, उसमें जो था ना, उसको वो अशोक के रूप में सीरियल में दिखाया। ठीक है, लेकिन जानते हो अशोक इतना कुरूप था कि एक बार एक राज्य से जाके होके जा रहा था तो वहां देख के महिलाएं उसको हंसने लगी, इतना कुरूप था। जबकि सीरियल में इतना सुंदर दिखाया, वो सोच लो, सीरियल वाले को छोड़ दो, तो क्या किया था वो कि उस जो जगह, उस प्रांत की सारी महिलाओं को उसने मरवा दिया था। मैंने वही, मतलब टोटल जितनी महिलाएं थी सबको मरवा दिया था, क्योंकि वो इतना कुरूप था कि वो एक बार देख लोगे ना तो जो पकिया, जो काला रंग होता है ना, वो वैसा था। अगर आप देखेंगे तो ये चीजें लिटरेचर में मिलती है, वो कुरूप था और निर्दयी था। हाँ हाँ हाँ, कैसे सही कर देगा? एक चीज हमको बता दो कि अगर कोई एक हंसा ना, पूरे प्रांत की महिलाओं ने तो नहीं ये किया था, जो आपके ऊपर कर रहा है आप उसको मारिएगा ना। अगर आप सबको मार रहे हैं तो आपको पता है ना कि अगर किसी घर की एक महिला मर रही है तो उस पूरे परिवार के साथ क्या स्थिति हो जाती है। देखिए, अगर उसके 4 बच्चे हैं, फादर नहीं रहेगा कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मां नहीं रहेगी तो चारों बच्चे अनाथ की तरह ही रहेंगे। मां एक बाप का फर्ज निभा सकती है, लेकिन बाप कभी मां नहीं बन सकता। तो ये कोई अच्छा चीज नहीं किया था, लेकिन उसके बारे में कहा जाता है वो चंडाशोक था, यानी वो इतना मतलब बेरहम था कि हंस दिया था पूरे एरिया को मरवा दो। देखिए, मारा तो था क्योंकि देखिए ये शुरू से चला आ रहा है ना, साम्राज्य लेना है ना। 3 को नहीं, देखो 99 भाई को जो बोला जाता है, लिटरेचर भी कहता है कि 99 भाई को क्यों नहीं मरवाएगा। अगर उसको राजा बनना है तो जाहिर सी बात है अपने रास्ते के कांटे को तो हटाएगा ना। अगम कुआं में डाल दिया था। अब जिसको देखना है उसमें कूद के देखोगे उसमें कुछ है कि नहीं है। लामा तारानाथ कब के हैं? तारानाथ कब पैदा हुए थे? तो जो तुमको पता नहीं है कि तारानाथ अभी मॉडर्न हिस्ट्री में है। और तारानाथ, ये कहां से तारानाथ को समय देख लियो, वो अलग चीज है। पुष्मित सुंग नहीं, ये लामा जो तारानाथ थे ये समझिए मॉडर्न हिस्ट्री के हैं। ठीक है, तिब्बती थे। और इन्होंने एक्चुअली देखो, हमारा इतिहास वैसे लोगों ने लिखा है ना, जो लोग क्या करते हैं कि वो भारत के इतिहास को जाने ही नहीं। अब वो लिख देगा कि हाँ नहीं हुआ था, ऐसा कोई घटना ही नहीं था। जैसे एक नई चीज, जैसे हम लोग पढ़ते हैं सती प्रथा।
आप लोग भी पढ़े होंगे सती प्रथा। क्या सती प्रथा जैसी कोई प्रथा थी हमारे यहाँ? जिस देखिए, ये कोई प्रथा नहीं थी। एक्चुअली ये अंग्रेजों की सुनियोजित साजिश थी, जिसमें राजा राम मोहन राय ने उनका साथ दिया था। एक्चुअली ये इसको हमारे जो भारतीय ये में कहा जाता है अगाध प्रेम। यानी जब कोई लेडी विधवा हो जाती है तो अपने हस्बैंड के बगैर वो जीने की कल्पना नहीं करती है, तो खुशी खुशी वो अपने हस्बैंड के साथ जल जाती थी। नहीं, कोई रिवाज नहीं होता है। लेकिन देखिए, वो क्या होता है कि सामान्य महिलाओं के साथ होगा, गरीब मिडिल क्लास। लेकिन हाई सोसाइटी में आज भी आप अगर देखिएगा, हस्बैंड मर गया, औरत को कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने जा रहा है। हाई सोसाइटी की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग मिडिल सोसाइटी में आते हैं ना, यहां पे बहुत मायने रखता है। उस औरत के लिए उसका पति बहुत मायने रखता है। आज भी अगर आप देखिएगा, समाज में बहुत सारा जो रीति रिवाज बचा हुआ है हमारे जो मिडिल क्लास सोसाइटी में ही बचा हुआ है। तो जब राजा राम मोहन राय की जो भाभी थी, जब भाई डेथ किया तो जलने को तैयार ही नहीं हुई। उनका भी दिमाग में यही चल रहा हुआ कि इतना धन दौलत छोड़ के हम काला इसके साथ मरने जाएं। लेकिन जो लोअर क्लास में थे, जो उस समय मिडिल क्लास थे, उन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है। आप अगर घर में भी आप पूछिएगा, बहुत सारे लोगों के घर में सती की पूजा अभी भी होती है। जैसे उनके बहुत सारे, हो सकता है 10 जनरेशन पहले कोई सती हुआ होगा, हम लोग के हमारे घर में भी होती है, सती की पूजा होती है। नहीं हो सकता है हमारे पूर्वजों में किसी ने कोई सती हुआ होगा। और हमारा जो समाज उस समय का था कि सती होना बहुत शुभ मानता था। यानी और कोई भी अगर औरत से पूछिएगा तो मरने के लिए पूछेगा कि हस्बैंड पहले मरे कि पहले तुम मरोगी, तो सब कहेगी पहले हम ही मर जाए, हमारा बाद में हस्बैंड मरे। मतलब वो सुहागन मरना चाहती। अभी की छोड़ दो, अभी कहेगा मर जाए साले, हम तो जिंदा रहे। एक्चुअली क्या है ना कि हमारा समाज कहता है ना कि जैसे अगर वो सुहागन मर रही है ना तो उसको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस माना जाता था। लेकिन अभी की औरतों को कह दो, देखिए पहले की औरतें सबसे ज्यादा उनको कौन सा प्यारा था? तो पति, उसके बाद उनके बच्चे। अगर किसी सबसे पहले अगर किसी के लिए जिंदगी मांगना होगा तो वो अपने पति के लिए, बच्चे के लिए मांग लेगी। अगर बचा मौका तब अपने लिए मांगेगी। आज भी अगर आप देखेंगे तो सारे व्रत किसके लिए होते हैं? या तो पति के लिए या बच्चे के लिए। कोई महिला अपने लिए कोई व्रत करती है? बता दो मुझे। हाँ, पता नहीं है तो पता करके बता दो मुझे। खुद के लिए क्यों करता है? नहीं, खाने, एकादशी खाने के लिए नहीं होता है। इसलिए होता है ना कि हम परिवार को ज्यादा, मेरा जो भी ग्रह गोचर है ना, वो परिवार के लिए, वो खुद के लिए नहीं करती हैं औरतें कभी भी। एक चीज हमेशा याद रखेगा, महिलाएं कभी भी अपने लिए कुछ नहीं, वो जितने भी व्रत करेंगी वो अपने बच्चे और हस्बैंड के लिए ही ये करेंगे। तो फिर तो हम कहां कह रहे हैं अपने लिए कुछ नहीं करती हैं? जो आप कह रही हैं ना, अगर आप पूरा लिटरेचर उठाइएगा, क्योंकि देखिए हम वहाँ रिलीजन फिलॉसफी पढ़ाते हैं तो हमको ये पता है। जो आप कह रही हैं एकादशी, देखिए कुछ कुछ व्रत हैं जो करते हैं, लेकिन उनका मेन ध्येय भी रहता है परिवार। कैसे? वो एक अलग चीज है, वो एक अलग चीज है, आप उसको अन्यथा नहीं लें, क्योंकि ऐसा नहीं है कि तो किसके लिए की? अरे किसके लिए की? कैसे? पति किसके, मतलब पति के लिए ही ना हुआ तो किसके लिए? मतलब पति के लिए ही ना हो रहा है कि अच्छा पति मिलेगा तो हमारी लाइफ अच्छी चलेगी। सेल्फ के लिए देखिए कब होता है, यानी खुद पे जो इंप्लीमेंट हो। वो भी व्रत जो होता है ना, अच्छे पति की कामना हो रही है ना, तो वो इसलिए हो रही है कि अच्छा पति रहेगा तो हमारा घर परिवार अच्छा चलेगा। तो प्रॉफिट और लॉस में चले गए। देखो यहाँ यहाँ बिजनेस नहीं चल रहा है कि प्रॉफिट और लॉस में चले गए हो। चलो लिखो बिंदुसार, 298 टू 273 ईस्वी पूर्व। क्या हुआ?
एक्चुअली देखिए ये अंग्रेजों की एक साजिश थी, जैसे वो दिखाना चाह रहे हैं कि हम लोग कितने क्रूर हैं, जबरदस्ती हम लोग महिलाओं को जला रहे हैं, ठीक है। जबकि ऐसा नहीं था, जितने भी सती हुई हैं वो स्वेच्छा से, जैसे आज भी अगर आप देखेंगे जो कृष्ण से बहुत सारी लड़कियां विवाह करके जिंदगी भर कुआं मतलब रह जाती हैं, आज भी ये प्रथा, आप जाइए मथुरा वृंदावन में आज भी मिल जाएंगे। जो देवदासी का कॉन्सेप्ट क्या था कि हमने भगवान से शादी कर ली, भगवान की सेवा में ही जिंदगी भर समर्पित हो गए। मीरा क्या थी? तो देखिए ये कॉन्सेप्ट, अब अगला तो ये नहीं ना मानेगा, क्योंकि ये हमारे रिचुअल्स हैं। और देखिए धर्म में कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं होता है। जैसे अगर कहा जाए, जैसे हम बुद्धा पार्क में थे तो वहां स्तूप में कभी गए हैं? बुद्धा पार्क के स्तूप में, स्तूप में देखोगे छोटा छोटा रखा हुआ है, 50 रुपए का टिकट लेके जाते हो तो जो वो कास्केट है वो बोलता है कि बुद्ध का राख रखा हुआ है, जो आपको गार्ड बताया होगा। एज ए एम्प्लॉय हम भी बताएं लोगों को कि बुद्ध के अस्थि अवशेष हैं। हमको एक चीज बता दो कि जब बुद्ध का अस्थि अवशेष भारत से बाहर गया ही नहीं तो वो लोग वापस देगा कहां से? लेकिन धार्मिक चीजों में हम लोग कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं कर सकते हैं। वहां जापान में चूंकि कहा जाता है कि इंदिरा गांधी ने जापान के जो थे बौद्ध जो संत फूजू गुरु जी, उनको कुछ ऐसे दान में दिया था, वो वापस किए। जब यहां से कोई बुद्ध का अवशेष मिल जाएगा वो वापस कोई देगा? अब हम बता रहे हैं कैंडी, श्रीलंका में एक जगह है कैंडी जहां कहा जाता है भगवान बुद्ध का दांत रखा हुआ है, यानी टूथ रेलिक्स है, ठीक है। एक चीज बता कि जब यहां पे उनको जला दिया गया तो क्या आगे में से दांत कोई खींचा था? ये चीज बता दो। तो देखो, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया उस जगह पे जाती है। कैंडी में जब जाओगे, हम गए हुए हैं इसलिए बता रहे हैं, जाओगे तो देखोगे बहुत सारे हाथी के बड़े बड़े दांत, बहुत अच्छा वो मंदिर है, टूथ रेलिक्स का मंदिर जो है बहुत अच्छा है। और वहां होता है कि ये टूथ रेलिक्स रखा हुआ है। हम जब 2013 में देखे उसको कैंडी को, तो उस समय इतना हम नहीं जानते थे, तो हमको भी लगा कि अरे दांत आया कैसे। उस समय भी हम पढ़े नहीं थे ज्यादा, उस समय हम पीएचडी अपना कर रहे थे। जब दोबारा 2015 में गए वहां तो हम कहे ना कि नहीं इस बार जाके देखना होगा नजदीक से, क्योंकि उस समय तक तो समझ आ गया था। तो हम यही सोच रहे थे कि जब दांत जल गया तो फिर उसमें से कोई खोद के दांत निकाला था, तो सब जल जाता है। तो अब है कि वो उनकी मान्यता है, हम उसका विरोध नहीं कर सकते हैं। धर्म में कोई विरोध नहीं होता। जैसे कुछ लोगों के लिए राम काल्पनिक है और कुछ लोग के लिए राम एक देवता है, ठीक है, क्योंकि हमारे कॉन्सेप्ट में ही राम है। अगर आप देखिएगा तो अपने यहाँ छठ पूजा का कभी गाना सुने हो? उसमें एक एक चीज की कल्पना की गई है अपने यहाँ। अगर आप कभी छठ का गाना सुने होंगे तो देखिएगा उसमें एक एक चीज की कल्पना की गई है। सास कैसा चाहिए तो कौशल्या की तरह, ससुर कैसा चाहिए तो दशरथ की तरह, हस्बैंड कैसा चाहिए राम की तरह, नहीं पुत्र, हस्बैंड नहीं पुत्र कैसा चाहिए, क्योंकि उसमें सास ससुर पुत्र, तो पुत्र चाहिए राम की तरह। देवर कैसा चाहिए? लक्ष्मण की तरह। बेटी कैसी चाहिए? नहीं, तब तो लोग गाना नहीं सुने हो। तब इसका मतलब तुम लोग गाना कभी सुने ही नहीं हो। वहां देखोगे एक गाया होता है कि रुनकी झुनकी बेटी मांगीला, यानी बहुत नाजों से पली बेटी चाहिए, यानी थोड़ा सा कोई उसको टोक देना तो रोने लगे, इतनी प्यारी बेटी चाहिए। ज्यादा कैसे हो गया? बेटी प्यारी होती ही है। मेरी भी बेटी है एक, देखोगे तो कहोगे इतनी प्यारी है कि आप लोग देखोगे तो भाई सबसे अच्छी होगी। इतनी प्यारी है। नहीं, अपना चीज नहीं है बाबू। मेरी बेटी सही में है ना, कि अगर 1,000 बच्चे को रख दोगे ना तो मेरी बेटी उससे अच्छी रहेगी। कभी दिखा दे, कभी आएंगे ना तो लेते आएंगे उसको, देखोगे तब कहोगे। तो देखो अब क्या है कि पापा के लिए थोड़ा सा होगा ना रोना शुरू कर देगी, यानी पापा जब तक उसके पास नहीं जाए वो चुप नहीं। एक्चुअली देखो जो कहावत है ना कि रुनकी झुनकी, तो यानी वो है कि एकदम नाजो नखरे, और उसके नाजो नखरे कौन उठाएंगे? तो उसके पापा ही उठा सकते हैं, माँ भी नहीं उठाती है। माँ तो ज्यादा तबराक दे देगी ज्यादा रोएगी तो उससे नहीं, लेकिन पापा को देखोगे कि अगर रोने लगे तो पापा का हृदय एकदम लगेगा कि कलेजा फट रहा है, लेकिन मम्मी के सामने रो के देखे तो 4 झापड़ और मम्मी देगी। तो देखो ये होता है। तो देखो ये जो ट्रेडिशन है, आप चूंकि हम लोग अपने कल्चर को कभी फील ही नहीं किए, आपको हम एक चीज बता दे रहे हैं कि जब आप अपने कल्चर को फील कीजिएगा ना
तब आपको ये चीजें पता चलेगी। चूंकि हम कल्चर पढ़ाते हैं ना, तो हम एक एक कल्चर को फील करते हैं। तो जो हमारे यहाँ गाना गाया जाता है ना, अब तुम लोग को कहे बेटी तो तुम सीता हुए चले गए, नहीं, वो रुनकी झुनकी, यानी एकदम नाजो से पली हुई, थोड़ा सा कोई बोल दे, कोई डांट दे तो रोना शुरू कर दे, जब तक कि फिर उसको जाके मनाओगे नहीं तब तक नहीं, यानी तब तक जब तक कि वो बेटी है तब तक। जैसे बहू बन गई तो फिर उस वक्त बनना पड़ेगा, फिर वो रुनकी झुनकी से काम नहीं चलेगा, यानी सिर्फ बेटी ही चाहिए। और दामाद की कैसी कल्पना की गई है, पढ़ल पंडितवा दामाद, यानी बहुत वेल एजुकेटेड उसको दामाद चाहिए। यानी वेल एजुकेटेड इसलिए चाहिए कि वो हमारी बेटी का केयर कर सके। और पढ़ा लिखा सभ्य रहेगा ना, तो हमारी बेटी को बहुत सुख मिलेगा। जब गाना पढ़ोगे, ये करोगे, तब तुम लोग को पता चलेगा। एक एक रिचुअल्स, हम कल्चर को बहुत जीते हैं, ठीक है। और हम अपने कल्चर में, चूंकि देखो, हमको एक चीज हमेशा अच्छा लगता है कि हम अगर बाय बर्थ हिंदू हैं तो हैं, और हम अपने कल्चर को बहुत अच्छे से जानते हैं। जैसे आप सुबह उठ के नाश्ता करते हैं, वैसे हम सुबह उठ के पूजा बिना किए नाश्ता नहीं करते। मेरे रूटीन में है। 365 दिन में हो सकता है कि एक आध दिन छूट जाए, जब ट्रेन में रहें तब, नहीं तो ऐसा नहीं होता है कि मेरा पूजा करना कभी बंद होता है। बाय बर्थ हैं तो हैं, हम अपने धर्म को मानते हैं। जो बाकी लोग भी जो जिस धर्म को, हम ये भी नहीं है कि किसी धर्म का अनादर करते हैं, क्योंकि हम आर्कियोलॉजिस्ट हैं और हमारे लिए सारे धर्म एक बराबर हैं। समझ गए? तो ये रिलीजन पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि हाँ ये होता है नहीं होता है, छोड़ दो। रिलीजन जो है आंख बंद करके मानो कि ऐसा हो सकता है, बस। इस पे ये नहीं कि सर ऐसा कैसे होगा, कुछ नहीं। रिलीजन कुछ नहीं से होता है, आपको मानना ही है कि हाँ ये चीज होता है, ठीक है। तो बिंदुसार लिखिए। बिंदुसार की माता का नाम 298 टू 273 273 ईस्वी पूर्व, यानी बीसी। बिंदुसार की माता का नाम क्या था? दुर्धरा। लिखो, दुर्धरा था। दुर्धरा, दुर्धरा था, जो किसकी पुत्री थी? जो धनानंद की पुत्री थी। लिखिएगा। आज लगता है कि कुछ पढ़ के आया है तुम लोग, कुछ कुछ क्वेश्चंस का जवाब दे रहे हो, अच्छी बात है। जो धनानंद की पुत्री थी। नेक्स्ट पॉइंट, यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। यह आजीवक संप्रदाय को मानता था। महावंश के अनुसार, नेक्स्ट पॉइंट, महावंश के अनुसार इसकी पत्नी का नाम क्या था? इसकी पत्नी का नाम बोलो, कुछ पढ़ के आई हो तो बोलो। नाम भूल गया। धर्मा था। धर्मा। लिखो ना, अभी उसके बाद अभी आएगा कि कौन किसकी मां रहती है। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यावदान के अनुसार, धर्मा, दिव्यावदान। नेक्स्ट पॉइंट, दिव्यावदान के अनुसार इसकी पत्नी शुभद्रांगी। शुभद्रांगी, शुभद्रांगी, और अशोक की यही मां रहती है, धर्मा नहीं रहती है, यही अशोक की मां रहेगी, ठीक है। अभी आएगा, ठीक है। शुभद्रांगी। नेक्स्ट पॉइंट, बौद्ध ग्रंथों में, बौद्ध ग्रंथों में बिंदुसार की कितनी पत्नियां हैं? हाँ, टोटल ही पूछ रहे हैं।
बौद्ध ग्रंथों के अनुसार बिंदुसार की 16 पत्नियां, 16 पत्नियां लिख लिए, 16 पत्नियां और 101 पुत्र बताए गए हैं। 16 96 16 मतलब 1 पे 7। अब बर्थडे कब मनाओगे तुम लोग डिसाइड कर लेना, कितने कितने दिन पे बर्थडे मनाएगा। 101 पुत्र बताए गए हैं। इसमें इसमें सुसीम सुसीम सबसे बड़ा, सुसीम सुसीम सबसे बड़ा, कौमा अशोक अशोक दूसरा, अशोक दूसरा तथा तिस्य तिस्य सबसे छोटा था। समझ गए? सुसीम सबसे बड़ा, अशोक दूसरा और तिस्य जो था 101वां था। ठीक है, बीच का नाम छोड़ दो। नेक्स्ट पॉइंट, इसके समय सीरिया का शासक, इसके समय सीरिया का शासक कौन था? एंटीओकस प्रथम, एंटीओकस एंटीओकस प्रथम। नीचे लिखेगा मिस्र का शासक, नीचे में मिस्र का शासक, मिस्र का शासक फिलाडेल्फस, फिलाडेल्फस टॉलमी। नेक्स्ट पॉइंट, टॉलमी टॉलमी टॉलमी। नेक्स्ट पॉइंट, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटीओकस प्रथम से एक पत्र के माध्यम से क्या क्या चीज मांगा था? लिखे, मध्य के माध्यम से तीन वस्तुएं कॉमा, हाइफन देके लिखिए, कॉमा नहीं हाइफन, अंगूरी मदिरा कॉमा सूखी अंजीर ऑब्लिक मेवा, सूखी अंजीर ऑब्लिक मेवा, अंजीर लिख लिए। अरे हाई, ये ऑब्लिक कहा जाता है इसको। अब इसका हिंदी में क्या बोलते हैं हमको नहीं पता है, हम लोग इसको ऑब्लिक जानते हैं, इंग्लिश में इसका हिंदी क्या होता है? अंगूरी मदिरा स्लैश यूज करें, अंगूरी मदिरा सूखी अंजीर ऑब्लिक मेवा तथा एक दार्शनिक की मांग की, एक दार्शनिक की मांग की, दार्शनिक दार्शनिक की मांग की, फिलोसोफर। दार्शनिक एक्चुअली देखो उस समय क्या था कि दार्शनिक की मांग इसलिए होती थी कि अगर राजा बहुत चिंतित है तो उसको कुछ समझा बुझा सके। उस समय या देखो अभी के जो डेट में है ना कि पैरवी ज्यादा, उस समय था कि जो आपके अंदर क्वालिटी है वो ज्यादा मायने रखती है।
लिखिए नेक्स्ट, इसी में लिखिएगा सीरिया के शासक ने दार्शनिक देने से मना कर दिया। सीरिया के शासक ने दार्शनिक देने से मना कर दिया क्योंकि दार्शनिक बिकाऊ नहीं थे। दार्शनिक बिकाऊ नहीं थे, यानी वो बोला कि आप अंगूरी मदिरा ले लीजिए, सूखा मेवा या अंजीर जो चाहिए वो ले लीजिए, लेकिन हम दार्शनिक नहीं देंगे क्योंकि ये बिकाऊ नहीं थे। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा अशोक। हाँ, देखिए विजेता तो चूंकि ये अक्षुण्ण राज्य तो है ही, वो भेजा अशोक, अशोक में सब पढ़ेंगे। अभी अशोक बाकी है, अभी काहे तुम लोग कंफ्यूजन में आ रहे हो। देखो एक्चुअली कंफ्यूजन में भी आप मत आइए, क्योंकि बोले ना कि बहुत शॉर्ट में, इतना जल्दी मौर्य में इतना कम पॉइंट में पूरा मौर्य नहीं खत्म होगा। नहीं, हम अभी नहीं पढ़े, हम कल भी जाके किताब देखे, हमको नहीं मिला। नोट्स है ना, नोट्स अपने पास रखो। किताब लाए हो? हाँ, किताब लेके आना, ठीक है। तो भाई एविडेंस ले आइए ना, हम कहां मना कर रहे हैं। अरे कहीं का नोट्स रहे, हमको एविडेंस चाहिए। हम देखो, हम स्कॉलर रहे हैं, हम लोग बिना साक्ष्य का बात नहीं करते हैं। जैसे चूंकि हम आर्कियोलॉजी फील्ड से हैं, जो मिला उसी को बताएंगे। अब मिला 4 को कॉइन्स, अब बोल देंगे कि 50 को मिला है। हम भी यही है, हड़बड़ी नहीं है, तुम खोज के लाओ, अभी बहुत क्लास चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए हेडिंग अशोक। महाबोधि वंश किताब का नाम नहीं है? नहीं नहीं, गलत तब लिखा, महावंश है, महाबोधि वंश कोई गलत लिखा है। कब का, कब का ये किताब है? एक्चुअली देखिए, महाबोधि वंश अभी तक तो हम नहीं पढ़े हैं, क्योंकि ये एंसेंट नहीं था, ये बाद का लिखा हुआ होगा, महावंश ही है। अभी तक तो हम नहीं है, ठीक है। अच्छा 2 मिनट इसको लिखा लेते हैं, इसका अभी एक हमारे सर हैं जो एंसेंट के प्रकांड विद्वान है, उनको अभी फोन लगा के हम पूछ लेते हैं कि महाबोधि वंश कोई किताब है कि नहीं है। महावंश तो हम पढ़े हैं, महाबोधि वंश नहीं। अब हम भी इसको रिकॉल नहीं कर रहे हैं, हमको भी पूछ लेंगे, अगर होगा तो इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उस किताब के पूरा डिटेलिंग हम करा देंगे, अगर किताब होगी रियलिटी में तो हम आपको पूरा डिटेल्स उसका बता देंगे। ठीक है, उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। हम इसीलिए आपको हम नोट भी कर लेते उस किताब का नाम, हम सर से पूछ के अगर किताब रहा तो उसका पूरा डिटेल्स। ये किताब है या महावंश का ही ये नाम है, ये हमको देखना पड़ेगा ना। ठीक है, ऐसा नहीं कि कुछ लिटरेचर में लोग लिखते होंगे महावंश का ही नाम महाबोधि वंश लिख देते होंगे, ये कंफर्म करना होगा ना। हाँ, वो टीका तो अलग, देखिए वो जो लिटरेचर है उस पर टीका क्यों लिखा जाता था, यानी उसको शॉर्ट फॉर्म में करने के लिए। जैसे हम लोग श्रीमद् भागवत गीता पढ़ते हैं, ठीक है, तो गीता बहुत मोटा है, लेकिन आप जाइएगा गोरखपुर प्रेस का इतना पतला में भी भागवत गीता मिलता है, यानी वो बहुत शॉर्ट फॉर्म में है। जैसे जितने भी, अगर आप सप्तशती दुर्गा पढ़ने जाते हैं तो इतना पतला किताब में भी आप पढ़ सकते हैं, और इतनी मोटा भी है सप्तशती दुर्गा। तो उसमें क्या होता है ना कि बहुत सारी चीजों को, ये जैसे अगर आप पढ़िएगा तो उसमें एक रहता है सिद्ध कुंजिका स्रोत कहा जाता है, उसको पढ़ लीजिए। आप पूरा नहीं भी पढ़ रहे हैं, अगर वो पढ़ ले रहे हैं तो सप्तशती दुर्गा पढ़ने का पूरा मिल गया। तो फिर जैसे दुर्गा जी का आप देखिएगा, एक और किताब देखिएगा, 1000 नाम बताए गए हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग 68 का पाठ करते हैं, यानी 108 नाम। 108 ही नाम। अब 108 नाम जो पढ़ लिया
तो जाहिर सी बात है, अगर आप देखिएगा तो अगर 1000 नाम वाला देखिएगा ना, तो जो नाम है ना, जैसे आद्या, दुर्गा, जया, त्रिनेत्रा, शूलधारिणी, उसमें क्या होता है ना कि उसी नाम को कुछ उसमें जोड़ दिया गया है, ये नमः वो नमः करके वो उस नाम को बढ़ाया है, लेकिन मूलतः 108 नाम ही है। तो वो हो गया टीका और एक हो गया ग्रंथ। अंतर यही होता है। क्योंकि देखिए, हम कहना कि देखिए लिटरेचर के मामले में और धर्म के मामले में, हम इस मामले में हम अपने आप को लकी, क्योंकि हम भी पढ़ते हैं। जैसे अगर हमको बहुत समय है, अगर नींद नहीं आ रही है ना कभी कभी, तो हम किताब लेके बैठते हैं कि हमको नींद आ जाए। किताब लेंगे पक्का बढ़िया से सो जाएंगे। आज भी वो देखो, सारे स्टूडेंट के साथ ये होता है, अगर नींद नहीं आ रही है, किताब लेके पढ़ना शुरू करो, अपने आप नींद आ जाएगी। देखेंगे, अब उसके बारे में हम नहीं जान रहे हैं। जब तक हम नहीं पढ़ेंगे, अभी तक हम पहली बार सुन रहे हैं महाबोधि वंश। महावंश तो हम बहुत बार पढ़े। देखना पड़ेगा, ठीक है, इसका हम करेंगे डिटेलिंग। अभी लिखो अशोक 273 टू 236 BCE, यानी ईसवी पूर्व। खाली अशोके लिखो ना, महान तो ये है। लिखो 273 टू 236 ईसवी पूर्व। 69 में वो गद्दी पर बैठा है, वास्तविक उसका राज्याभिषेक होता है। उससे पहले वो अवंती का गवर्नर रहता है, ठीक है। क्यों? अगर गवर्नर है तो नहीं पढ़ोगे? तो ठीक है, अगर पिताजी के अपने काल में है तो क्या उसका काल आप छोड़ दीजिएगा? जो 4 बरस थे ना, वो उस समय, चूंकि बिंदुसार के बता रहे हैं, बिंदुसार की मृत्यु के बाद ये उथल पुथल मचा हुआ था। उत्तराधिकारी उस समय बन तो गया, लेकिन विधिवत जो राज्याभिषेक होता है 269 में आके इसका विधिवत राज्याभिषेक होता है। उत्तराधिकार की लड़ाई तो 273 में ही वो जीत गया है, यानी वो सबको मार के हटा दिया है। लेकिन देखो, जब तक राज्याभिषेक कब होता है? देखिए, जब आप युद्ध लड़ लिए और आप एकदम कंफर्म हो गए कि अब आपके किसी से खतरा नहीं है, तब आप धूमधाम से अपना राज्याभिषेक कीजिएगा। अब आज राज्याभिषेक करने जाइए बैठने के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि राज्याभिषेक जो समारोह है उसमें बहुत सारे रिचुअल्स हैं। राजसूय यज्ञ से लेके हर यज्ञ करना होता है। उसमें 11 रत्नियों को हवि देना होता है। 11 रत्नी में जानते हैं कौन कौन होता है? एक होगा आपका पुरोहित, यानी उसको जाके आप दीजिए। आपका मंत्री होगा, आपका जो महल का जो रक्षा वाला होगा वो आपकी रानी भी होगी, यानी सबको, ग्राम का प्रधान रहेगा। इन सबको 11 टोटल नाम हम भूल रहे हैं, इन सबको हवि दिया जाता है, यानी कि रत्नों से आप दीजिएगा, अपनी पत्नी को भी खुश रखिएगा। क्योंकि पता है सबसे पहले उस समय क्या था कि पत्नी से सबसे ज्यादा ये था, अगर ज्यादा है कीजिएगा जहर पिला देगी, चल जाएगा। अगर जहर अगर एगो पिला देगी तो 400 रख के करोगे क्या? 400 रखो चाहे तो 4000 रखो, जहरे पी लोगे रहोगे तब ना 400 रखोगे। 400 में कौन पिला रहा है? एक दिन पीने के बाद बचोगे तब ना अगला कंफर्म करने जाओगे। और इसीलिए अगर आप देखेंगे तो जो प्राचीन काल में जितने भी राजा थे उनको थोड़ी थोड़ी मात्रा में विष जरूर दिया जाता था। बचपन से ही उनको विष का सेवन कराया जाता था, क्योंकि ये बॉडी एडिक्ट कर जाए और उनके ऊपर विष का कोई असर नहीं हो। तो राज्याभिषेक समारोह होता था, ठीक है। उसमें बहुत सारे ये थे राज्याभिषेक में, जिसमें कि अगर आप देखेंगे तो जितने भी रिचुअल्स थे उन सारे रिचुअल्स को निभाते हुए राज्याभिषेक किया जाता था। बहुत सारे हैं। अगर हम
चूंकि मेरा जो पॉलिटी का किताब है उसमें हम इसके बारे में बहुत डिटेल्स में हम किए हुए हैं, ठीक है। अच्छा लिखा लेते हैं तो देखते हैं मेरे में होगा पीडीएफ पॉलिटी वाला, तो हम 12 बता देंगे क्या क्या उसमें रिचुअल्स होते थे। वो सारे रिचुअल्स करने के बाद तब आपको माना जाता था कि आप राजा बन चुके हैं। पहले तो देखेगा आप राजा बनने योग्य हैं कि नहीं। तो देखिए ये 273 में तो सब कुछ सही कर लिया, लेकिन उत्तराधिकार की लड़ाई तो हो ही रही है, और उत्तराधिकार की जब लड़ाई होती रहेगी तो आप कभी भी राज ढंग से नहीं कर पाइएगा, ठीक है। तो आपको शांति चाहिए, तो शांति के लिए क्या किया, पहले सब भाई को मरवाया, न रहेगा नहीं लोग करेगा कुछ, ठीक है। लिखिए पहला पॉइंट क्या हुआ, टाइम अभी नहीं हुआ है, 10 मिनट और कर लो तुम लोग, हम जितना देर तक पढ़ाते हैं, क्योंकि देखो थोड़ा सा समय भी बढ़ाना चाहिए। क्या है 5-10 मिनट के बाद कोई दिक्कत है क्या? ठीक है तो हम ज्यादा लिखवा देते हैं। चलिए लिखिए, अशोक बिंदुसार का पुत्र था, कोष्ठ में लिख लीजिएगा मां सुभद्रांगी, सुभद्रांगी। सुभद्रांगी। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक 269 ईस्वी पूर्व, 269 ईस्वी पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा, उस समय वह अवंती का राज्यपाल था। हाँ, उस समय जब वो गद्दी पर बैठा उस समय की बात था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक वर्धन, किस ग्रंथ में इसका नाम अशोक वर्धन मिलता है? कौन पुराण? विष्णु पुराण। अशोक वर्धन हाइफन देके लिखिएगा विष्णु पुराण। नेक्स्ट पॉइंट, बुद्ध शाक्य किस कहां पे मिलता है? बुद्ध शाक्य, हाँ हाइफन देके लिखिए मास्की अभिलेख में, मास्की अभिलेख में, मास्की बुद्ध शाक्य। नेक्स्ट पॉइंट, करमोली, करमोली ये किस में मिलता है? दीप वंश में। नेक्स्ट, मगधाधिराज, मगधाधिराज कहां मिलता है? भाब्रू अभिलेख में, भाब्रू, भाब्रू अभिलेख में। महाराज कुमार, नेक्स्ट पॉइंट में लिखेगा महाराज कुमार कहां मिलता है? पनगुडरिया, पनगुडरिया या कहीं कहीं पान गुरेरिया भी आता है, पनगुडरिया या कहीं कहीं इसका नाम पान गुरारिया भी आता है, या बुधनी, एक और नाम इसका मिलता है बुधनी।
नेक्स्ट अशोक, अशोक, कहां मिलता है अशोक नाम? और 4 जगह है ना, 3 को तो बोल दिए वो सब। लिखो मास्की, मास्की, गुर्जरा, मास्की, गुर्जरा, नेत्तूर, नेत्तूर और उडेगोलन, उडेगोलन। नेक्स्ट रानियों, रानियों कोष्ट में लिख लेना राजा, रानियों अशोक, रानियों कोष्ट में राजा अशोक, कहां मिलता है? कनगनहल्ली, कनगनहल्ली। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक की सर्वाधिक प्रचलित उपाधि, प्रचलित उपाधि, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी, प्रिय प्रियदर्शी। देवानाम प्रिय दर्शी, देवानाम प्रिय प्रियदर्शी। सबसे पहले अशोक का अभिलेख कौन खोजा था? टीपेंथेलर। कब खोजा था? पढ़ा सबसे पहले कब? लिख लीजिए, अशोक के अभिलेख, अशोक के अभिलेख सर्वप्रथम टीपेंथेलर, टीपेंथेलर, टीपेंथेलर ने 1750 ईस्वी में खोजा, 1750 ईस्वी में खोजा, 1837 में, 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इसको पढ़ा, जेम्स प्रिंसेप ने सर्वप्रथम इसको पढ़ा। अशोक का लेख कौन इनग्रेव किया था? खुदाई कौन किया था? लेख लिखा कौन था? हाँ, उस समय कौन था? अभी थोड़ी लिखा गया है, उस समय। नहीं, 3-4 अभिलेख में उसका मिलता है नाम, कहीं नहीं एक जगह एक आदमी लिख सकता है। अगर वही उसका काम ही रहेगा कि नहीं यहां लिख के जाके वहां करना है, तो कहीं नहीं करेगा वो। लिखिए, अशोक के अभिलेख का लेखक, अशोक के अभिलेख का लेखक चापर, चापर है, जिसका नाम
जिसका नाम ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर, जटिंग रामेश्वर और सिद्धपुर अभिलेख में मिलता है, और सिद्धपुर, सिद्धपुर अभिलेख में मिलता है। यानी 3 अभिलेख में इसका नाम मिल रहा है कि इसका इनग्रेव्ड किया है। एक्चुअली जो लिखता है, अभी भी आप देखिएगा जो आर्टिस्ट लिखता है नीचे अपना नाम जरूर लिख देता है। नहीं देखे हो तो कहीं देखना, कहीं पोस्टर वोस्टर कोई लिखते हुए मिल जाएगा आपको, नीचे उसका नाम मिल जाता है। हाँ, पेंटर, ये तो वही चीज है। नेक्स्ट पॉइंट, अशोक के अभिलेख की भाषा, भाषा प्राकृत और, भाषा प्राकृत और कुल 4 लिपियां, कुल 4 लिपियां। कौन कौन सी लिपि है? अरमाइक और यूनानी। ठीक है, लिखिए 4 लिपियां, हाइफन देके लिखिएगा। ब्राह्मी, प्राकृत होगा, ब्राह्मी, खरोष्ठी, खरोष्ठी, आर्माइक एवं यूनानी। ये 4 इसकी लिपियां हैं। ठीक है, क्या हुआ, सब देख रहे हो छुट्टी के लिए? देखो, हम बातें करते हैं इसलिए हम 10 मिनट एक्स्ट्रा क्लास इसीलिए लेते हैं कि मेरा वो दोनों मेकअप हो। आपको जितना देर पढ़ाना है उतना देर हम पढ़ा देते हैं, क्योंकि बिना बात किए हम पढ़ा नहीं सकते हैं। वो मेरे पढ़ाने का एक आदत कहिए जो कहिए, हम बिना बातें किए हुए नहीं पढ़ा सकते, इसलिए हम एक्स्ट्रा ले लेते हैं टाइम कि आपको जितना देर पढ़ना है उतना देर हम पढ़ाएंगे। बशर्ते यही रहता है कि हमको उतना समय चाहिए होता है। ठीक है, इसको पूरा कर लेते हैं। इस पॉइंट को लिखिएगा, ब्राह्मी, ब्राह्मी, हाइपन देके लिखिएगा, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख, स्तंभ लेख एवं गुहा लेख, कोष्ठ गुहा लेख। कोष्ठ में लिख लीजिएगा भाषा प्राकृत, भाषा प्राकृत। इसी में कोष्ठ में गुहा लेख के बाद भाषा प्राकृत। ठीक है, खरोष्ठी, नीचे लिखिएगा खरोष्ठी, हाइफन देके लिखिएगा। कहां से खरोष्ठी मिलता है? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा, मानसेहरा। ठीक है, आ? सब में वही भाषा तो वही है, भाषा में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लिखिएगा आर्माइक, आर्माइक, आर्माइक कहां से मिल रहा है? लघमान, और तक्षशिला, तक्षशिला।
और नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा द्विभाषिक। द्विभाषिक में कौन कौन सा था? कोष्ठ में लिखिएगा अरमाइक एवं यूनानी। ठीक है, कोष्ठ में अरमाइक एवं यूनानी, द्विभाषिक अरमाइक एवं यूनानी। कहां से मिला था? कंधार। कंधार का शेरकुना। कंधार में एक जगह है शेरकुना, वहां से हम लोग को मिल रहा है। ठीक है, चलिए इसके आगे कल हम लोग करेंगे। तो 20 हो गया है तो थोड़ा सा आप लोग भी अब उब रहे हैं। देखिए थोड़ा सा समय बढ़ेगा, ठीक है, क्योंकि 1.5 घंटा आपको पुरा देंगे हम। तो बढ़िया है, तो टाइम रहेगा, हम भी क्लास लेंगे। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोग फिर मिलते हैं। पढ़ के आइए, क्योंकि इसमें अब हम लोग को जो करना है उसमें अब है, पढ़ के आइएगा कि सब जो भी शिलालेख है उसका क्या मेन थीम है। ज़्यादा नहीं, बस एक एक पॉइंट में, एक एक लाइन में वो सब चलेगा। इसके अलावा जो मौर्यकालीन जो प्रशासन है उसको करेंगे, तब इसको ख़त्म कर लेंगे हम लोग। ठीक है, मौर्यकालीन जो प्रशासन है वो, तब हम लोग फिर मौर्योत्तर काल में जिसमें सुंग कुषाण ये सब चलेंगे, जो है वो थोड़ा थोड़ा में। सुंग थोड़ा सा पढ़ाएंगे ज़्यादा, उसके बाद जो भी डायनेस्टी आएगा मुश्किल से 4 लाइन 5 लाइन में डायनेस्टी खत्म होता जाएगा, बहुत टफ नहीं रहेगा। ठीक है, तो आप लोग पढ़ के आइए, और जो यहाँ पढ़ रहे हैं एक बार जरूर रिवीजन कीजिए। रिवीजन कीजिएगा तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, और कोई क्वेश्चंस रहे आप पूछ सकते हैं। पढ़ के आओगे तभी पूछ पाओगे, ऐसे कोई नहीं पूछ पाएगा। याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि आप लोग पढ़ के नहीं आ रहे हैं इसलिए आप लोग नहीं कुछ पूछ रहे हैं। इसलिए मिलते हैं कल, और उम्मीद करते हैं कल हम आपको अपनी किताब दिखाएंगे जो नए वाली किताब आई है। आज हो सकता